कल्पना करिए एक क्षेत्र भारत में शामिल होता है, लेकिन वहां पर भारतीय कानून लागू नहीं होते। तुरंत के तुरंत भारतीय कानून लागू नहीं होते, ना भारतीय दंड संहिता, ना दंड प्रक्रिया संहिता और ना ही भारत का संविधान। क्या ऐसा संभव है? जी हां, और ठीक ऐसा ही हुआ था पौंडीचेरी के केस में, जब 1954 में वह भारत में प्रशासनिक तौर पर शामिल हुआ था, डी फैक्टो शामिल हुआ था। और इस रहस्य को हल किया था सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, जिसका नाम है एन मस्तान साहिब बनाम मुख्य आयुक्त पौंडीचेरी 1962 सुप्रीम कोर्ट। यह केवल एक कानूनी केस नहीं है, यह है संप्रभुता, संवैधानिक प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय संधियों के भारतीय संविधान से टकराव की कहानी। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह ऐसा केस है जो आपके एग्जाम में आपके अंकों की कुंजी होने वाला है, एज फार एज आपका जो संविधान का पेपर है उससे रिलेटेड। चलिए केस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम केस की पृष्ठभूमि को समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि मामला क्या था। पौंडीचेरी आप सभी को पता है कि एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, फ्रांसीसी कॉलोनी था। 1954 में उसको डी फैक्टो प्रशासनिक तौर पर वास्तविक रूप में भारत में विलय हो गया था, यानी भारत में उसका प्रशासन संभाल लिया था, भारत ने उसका प्रशासन संभाल लिया था, मगर वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली डी ज्यूरे रूप से उसका भारत के अंदर हस्तांतरण नहीं हुआ था। 1954 की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पौंडीचेरी जो एक प्रशासनिक उपनिवेश था, 1954 में उसका डी फैक्टो यानी कि वास्तविक रूप में भारत में विलय हो गया था, यानी भारत ने उसका प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन असली कहानी यह है कि 1956 में भारत और फ्रांस के बीच संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेशन हुई थी, परंतु फ्रांस की संसद ने उसे 1962 तक अनुमोदित नहीं किया था। 1956 में भारत और फ्रांस के बीच में संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सेशन हुई, कि मतलब फ्रांस जो पौंडीचेरी है उसको भारत को दे रहा है, मगर जो ये ट्रीटी थी, जो ये संधि थी, इसको फ्रांस की संसद ने 1962 तक अनुमोदित नहीं किया। यानी अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से पौंडीचेरी भारत का हिस्सा नहीं था। कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर फ्रांसीसी संसद द्वारा फाइनली अनुसमर्थन मिला 1962 के अंदर, यह बात ध्यान रखिएगा। यानी 1962 तक अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से पौंडीचेरी भारत का हिस्सा नहीं था। तो सवाल यह उठा, क्या भारतीय संविधान और कानून 1954 के बाद अपने आप पौंडीचेरी पर लागू हो गए थे या नहीं हुए थे? इसी और 1962 के अंदर ही जो ये संधि हुई थी उसको फ्रांस की संसद ने अनुमोदित किया था, आप ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कानूनी प्रश्न थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया। एक नागरिक जिनका नाम एन मस्तान साहिब था को निवारक निरोध दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत हिरासत में लिया गया। उन्होंने अदालत में कहा कि जिस भारतीय कानून के तहत मुझे बंदी बनाया गया है वो यहां पौंडीचेरी पर लागू ही नहीं होता। पौंडीचेरी भारत का हिस्सा है ही नहीं, ये एन मस्तान साहब कहते हैं। अब कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न ये था कि क्या किसी नए क्षेत्र पर केवल प्रशासनिक नियंत्रण, जिसको हम डी फैक्टो कंट्रोल कहते हैं, होने से भारतीय संविधान अपने आप लागू हो जाता है या नहीं होता है। अब इसके ऊपर कुछ संवैधानिक प्रावधानों को समझते हैं। जहां तक संवैधानिक प्रावधानों की बात है तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का, जो क्या डिफाइन करता है राज्यों का संघ और अधिग्रहित क्षेत्र। उसके बारे में ये कहते हैं कि भारत को भारत का संघ घोषित करता है, जिसमें अधिग्रहित क्षेत्र भी शामिल होते हैं, मतलब अक्वायर्ड टेरिटरी भी शामिल होते हैं। जिन भी क्षेत्रों को बाद में भारत अक्वायर करेगा उनको भी भारत संघ का हिस्सा माना जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 1 कहता है। दूसरा अनुच्छेद 246 जो विधायी शक्तियों के विभाजन की बात करता है, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में
विधायी शक्तियों के विभाजन की बात करता है। और इसके बाद अनुच्छेद 372 जो ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले के कानूनों को बनाए रखने की अनुमति देता है। जो भी कानून संविधान लागू होते समय लागू थे उनको संविधान होने के बाद भी लागू जारी रखा जाएगा। मौजूदा कानूनों की निरंतरता पर यह बात करता है अनुच्छेद 372। संविधान लागू होने से पहले के कानूनों को बनाए रखने की अनुमति देता है। और एक और प्रावधान है अनुच्छेद 240 जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष शक्ति देता है। अनुच्छेद 240 जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष शक्ति देता है। इसके अलावा फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1947 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके कुछ भारतीय कानून लागू किए गए थे। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1947 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके कुछ भारतीय कानून भी लागू किए गए थे। एक और चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि प्रशासन मात्र से क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं बनता है। डी फैक्टो कंट्रोल से कोई भी क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं बनता है जब तक कि वो लीगली और संवैधानिक तौर पर उस क्षेत्र को भारत को हस्तांतरण नहीं कर दिया जाता। अब हम बात करते हैं एन मस्तान साहेब बनाम मुख्य आयुक्त पौंडीचेरी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या निर्णय दिया उसको डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा, नंबर 1, केवल डी फैक्टो विलय होने से भारतीय संविधान और कानून अपने आप लागू नहीं होते। सिर्फ डी फैक्टो विलय होने से भारतीय संविधान और कानून अपने आप लागू नहीं होते। दूसरा, जब तक संसद कोई अधिनियम ना बनाए या राष्ट्रपति अधिसूचना जारी ना करे तब तक उस क्षेत्र में पहले से लागू स्थायी कानून चलते रहेंगे। मतलब अगर पौंडीचेरी फ्रांसीसी कॉलोनी था, फ्रांसीसी उपनिवेश था, तो वहां पर डी फैक्टो कंट्रोल के बाद भी पुराने फ्रांस वाले कानून ही चलते रहने चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ध्यान से सुनिएगा। जब तक संसद कोई अधिनियम कानून ना बनाए या राष्ट्रपति अधिसूचना जारी ना करे, इन दोनों में से अगर कोई सिचुएशन ना हो, तब तक उस क्षेत्र में पहले से लागू जो स्थायी कानून हैं वो चलते रहेंगे। तीसरा, कोर्ट ने 2 अवधारणाओं में फर्क बताया। एक डी फैक्टो विलय जिसमें सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण हस्तांतरण होता है, और एक दूसरा डी जूरे विलय जिसके अंदर संवैधानिक और कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बनना होता है। डी फैक्टो विलय और डी जूरे विलय। डी फैक्टो विलय का मतलब होता है प्रशासनिक नियंत्रण और डी जूरे विलय संवैधानिक और कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बनना। संविधान स्वतः लागू नहीं होता, विशिष्ट कार्रवाई आवश्यक होती है। और वो विशिष्ट कार्रवाई क्या है, अभी आपको मैंने बताया क्या होता है। या तो राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करनी पड़ती है या फिर संसद को अधिनियम बनाया जाना जरूरी होता है। इन दोनों में से कोई एक काम होगा तभी उसके बाद संवैधानिक तौर पर भी उसको भारत का हिस्सा माना जाएगा और उसके ऊपर भारत के कानून लागू होंगे। अतः सुप्रीम कोर्ट ने एन मस्तान साहेब की बंदी को वैध माना, क्योंकि यहां पर यह अनुसूचित नहीं था। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना पहले ही लागू की जा चुकी थी। किसके रेफरेंस में? पौंडीचेरी के रेफरेंस में। सुप्रीम कोर्ट ने एन मस्तान साहेब की बंदिता को, जो उनको डिटेन किया गया था, उसको वैध माना था और यह बोला यह अनुचित नहीं था, क्योंकि भारत में पहले ही पौंडीचेरी को लेकर अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी हो चुकी थी। अब बात करते हैं इस केस का आज के संदर्भ में क्या रेलेवेंस है। यह केस केवल अतीत की बात नहीं करता बल्कि आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक है। क्यों? पहली बात तो यह केस है जो यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक नियंत्रण और संवैधानिक एकीकरण में फर्क होता है।
संवैधानिक एकीकरण और राजनीतिक नियंत्रण के अंदर काफी फर्क होता है। दूसरा, यह हमें यह भी सिखाता है कि संविधान के प्रावधानों को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल नहीं किया जा सकता। यह हमें क्या सिखाता है कि संविधान के प्रावधानों को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र को भारत के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत भविष्य में किसी नए क्षेत्र से संधि, लीज या कॉरिडोर एग्रीमेंट करता है तो इस केस का फॉलोअप होगा और यहां पर इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। घरेलू कानून से संबंध होना चाहिए कि मतलब अगर कोई क्षेत्र किसी ट्रीटी के तहत, किसी संधि के तहत भारत में आता है तो उसके तहत या तो पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा या राष्ट्र को अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष और मुख्य बिंदुओं की। एक नजर डालते हैं इस केस से मिली हुई सीख पर। सबसे नंबर 1, पहले नंबर पर केवल प्रशासनिक नियंत्रण से संविधान लागू नहीं होता। यह बात आप बिल्कुल समझ जाइए। सिर्फ डी फैक्टो कंट्रोल से संविधान लागू नहीं होता है। संवैधानिक एकीकरण के लिए अतिरिक्त कदम आवश्यक हैं और वो अतिरिक्त कदम क्या हैं? संसद द्वारा कानून बनाना या फिर राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करना। संधि अकेले अपने आप में पर्याप्त नहीं है। और दूसरा, संसद या राष्ट्रपति को विधिवत अधिनियम या अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, तभी वो भारत का हिस्सा कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर माना जाएगा। तीसरा, कानून की प्रक्रिया राजनीति से ऊपर होती है। यही हमारे संविधान की खूबसूरती भी है। इस केस ने हमें बताया कि भारत जैसे संघीय राष्ट्र के अंदर क्षेत्रीय विस्तार या परिवर्तन संविधान के अधीन होता है, ना कि केवल कूटनीति से। ठीक है, इसी के साथ जो ये हमारा केस है एन मस्तान साहब बनाम मुख्य आयुक्त पौंडीचेरी पूरा होता है। और ये जो केस है आपके जुडिशरी एग्जाम, न्यायिक सेवाओं, सहायक अभियोजन अधिकारी और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये जो केस है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस मटेरियल के अंदर भी डिस्कस है। तो हर तरीके से ये लैंडमार्क जजमेंट है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। टेरिटरी से रिलेटेड, क्षेत्राधिकार से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वहां पर भी यह संवैधानिक प्रासंगिकता बनाए रखता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि यहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट के सबसे कठिन केसेस को हम बनाते हैं बिल्कुल आसान और रोचक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप न्यायिक सेवाओं की या फिर सहायक अभियोजन अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com या फिर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप दून मेंटर को इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं न्यायिक सेवाओं के लिए और सहायक अभियोजन अधिकारियों के लिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।